पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा। तो आवाज ठीक है ना? तो अभी हम ओके। तो हमने पिछले पूरे टॉपिक में देखा था कि किस तरीके से भगवान होते हैं और उसके बहुत सारे हमने सबूत देखे थे, प्रूफ जिसको बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट बता सकते हैं आप लोग, क्या क्या देखा था हमने कि किस तरीके से भगवान होते हैं? प्रभु जी, जैसे एक तरबूज है जो जमीन में उगता है और एक एप्पल होता है जो पेड़ पे उगता है। अगर वही तरबूज ऊपर, वाटरमेलन ऊपर पेड़ पर उगे तो अगर कोई इसके नीचे बैठा होगा और अगर वो उसके सिर पर ही गिर गया तो उसे लगेगी। और भगवान ने इस तरह से उसे एकदम सिस्टमैटिक बनाया है। तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया सार्थक प्रभु ने। किस तरीके से हर एक हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, हम बिल्डिंग बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसके पीछे बुद्धि किसकी लगती है? हमारी बुद्धि लगती है। हमारी बुद्धि से हम बनाते हैं ये सब ऐसा। तो बहुत सारी चीजें जो हम नहीं बनाए हैं तो उनको किसने बनाया है? तो सार्थक प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जिन चीजों को हमने नहीं बनाया उनको आखिर किसने बनाया है? तो उनको भगवान ने बनाया है। तो यहाँ से ये पॉइंट सिद्ध होता है। और कोई पॉइंट कि भगवान होते हैं? जैसे सामान्यतः हम जब लोगों से मिलते हैं जो निपट भौतिकतावादी होते हैं बोलते हैं ना, अरे भगवान कुछ नहीं होता है, ढोंग करने के लिए बना दिया आप लोगों ने, है ना? तो और कोई पॉइंट कि भगवान होते हैं, इसका क्या, हाँ, इसका क्या सबूत है? ये तो हमने देखा था, है ना, ABCDEF करके हर कोई कला के पीछे कलाकार होता है? हर कोई योजना के पीछे योजनाकार होता है। बहुत सारे जो यातायात के नियम है, बहुत सारे नियमों के पीछे कोई नियम बनाने वाला होता है। ऐसे प्रकृति के नियम भी कोई बनाने वाला होगा ना। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे बिंदु देखे थे। इसी तरीके से और भी आते हैं, और भी बहुत सारे सबूत आप दे सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि देखो जी भगवान होते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे आता है कोई भी, जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उसमें 4-5 लोग हैं, तो उसका कोई एक मुखिया होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सलभ शर्मा प्रभु है, तो वो अपने परिवार के मुखिया हैं, वो पूरा परिवार देखते हैं। इसी तरीके से समाज में कोई एक व्यक्ति होता है जिसको आप पंच बोल सकते हैं ना। पंच और सरपंच होते हैं ना, गांव में सरपंच होता इस तरीके से थोड़े बड़े क्षेत्र में जाएंगे, फिर पूरे देश के लिए जाएंगे, प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरीके से पूरे ब्रह्मांड के लिए जब हम देखेंगे तो पूरे ब्रह्मांड का भी तो कोई ना कोई मुखिया होना चाहिए, है? तो वहां से सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ भगवान होते हैं। हाँ, ऐसे ही एक और है ना, बताते हैं, मतलब वैज्ञानिक टेलियोलॉजिकल अप्रोच, है ना। हिंदी में उसका मतलब क्या होता है कि जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं तो वो अपने आप से व्यवस्थित नहीं हो सकती है जी। उनको कोई व्यवस्थित करने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई दिमाग लगता है। ऐसे होता है क्या कि किचन में हमने आटा रख दिया, राइस चावल रख दिया, सब्जी तेल सब छोंकन लगाने के लिए जीरा मसाला सब रख दिया, है ना। तो अभी एक विस्फोट होगा और अपने आप एक दाल रोटी चावल सब्जी की प्लेट बनकर बाहर आ जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? कोई ना कोई उसको बनाने के लिए उसका दिमाग लगता है। निर्जीव चीजें अपने आप से खुद से व्यवस्थित नहीं हो सकती है।
तो इस तरीके से जो भौतिक संसार की चीजें हैं उनको भी व्यवस्थित करने के लिए किसी ने व्यवस्थित किया होगा इस तरीके से। एक और आती है हेनालॉजिकल अप्रोच। उसमें बताते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए 8-10 भक्त लोग हैं हम, मान लीजिए, तो हम में से कोई ना कोई सबसे बुद्धिमान होगा, है, कोई ना कोई सबसे अमीर होगा, है, कोई ना कोई सबसे हाइट में सबसे लंबा होगा, है, कोई ना कोई सबसे सुंदर होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से जब देखेंगे पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ परफेक्शन, है। तो जो पूर्णता के जो स्तर होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता ही है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो या सबसे ज्यादा अमीर हो। तो इसी तरीके से पूरे ब्रह्मांड में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सट ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, है ना। सट ऐश्वर्य आप जानते ही हैं, सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे रूपवान, सबसे गुणवान, सबसे है जिस इतना सब कुछ होने के बाद में भी सबसे ज्यादा वैराग्य हो जिसमें, तो इसको सट ऐश्वर्य बोलते हैं। और उसी को भगवान बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, है, तो उस पाराशर मुनि जो बताते हैं उसी को ही भगवान बताते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से देख सकते हैं, हमने पूरा देखा कि किस तरीके से भगवान होते हैं, उसको हमने सिद्ध कर दिया है। बहुत सारे लोगों का जीवन पूरे जीवन भर इसी में चला जाता है, अरे भगवान होते हैं कि नहीं होते, हम तो नहीं मानते, ऐसा बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं, अगली स्लाइड पे जाते हैं। खोज जीवन के मार्गदर्शिका की, या जीवन के पथ प्रदर्शक है, जीवन का मार्ग दिखाने वाला क्या है। जैसे हम कुछ मोबाइल लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है जी, मोबाइल को कैसे चलाना है, सब कुछ कैसे करना है। उसी तरीके से जीवन को कैसे चलाना है उसकी मार्गदर्शिका कहां से मिलेगी। 200 से परे सत्य तक पहुंचे। ओके, कुछ आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट बताने हैं कि जो वेदों में शास्त्रों में दिए हुए हैं और वो बिल्कुल सही हुई है आगे जाके। जैसे वेदों में शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है, तो कुछ ऐसे पॉइंट बताइए जो कि आगे जाके मतलब वो वेदों में जो भी लिखा है वो सही हुआ, मतलब लग रहा था कि गलत हो सकता है लेकिन वो सही हुआ। ऐसा कोई पॉइंट मिला कि शास्त्रों में लिखा था कि फिर वो सही हुआ। देखिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए बताइए। जो कलयुग के लक्षण बताए हुए थे, हम्म काफी सारे बताए हुए थे कि लोग घरों में डॉग को पालेंगे और गाय का बहिष्कार करेंगे, और इस तरह से ब्राह्मणों का भी उतना सम्मान नहीं होगा। काफी सारे लक्षण हैं। तो लगभग वो पहले ही से शास्त्रों में बहुत पहले व्यास मुनि ने और सभी लोगों ने कह दिया था, तो वो लगभग आज सही हो रहे हैं। हाँ, एक्चुअली जो आप भागवतम पढ़ेंगे ना, तो भागवतम में 12वें स्कंद में पूरा वर्णन है, कली युग के बारे में वर्णन है। प्रायण अल्पायसु सभ्भो कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो ही उपद्रुता। प्रायण अल्पायसु, बहुत कम ही जिएंगे, 60-70 साल जी ले, और इतना जी लिया, 70 साल का हो गया बोले, इस तरीके से। और मंद सुमंद मतियो, बहुत मंद होते हैं, सुबह क्या खाया याद नहीं रहता है, बुद्धि बड़ी कमजोर रहती है। सुमंद मतियो, और भाग्य भी साथ नहीं देता है, जो काम करो उसमें भाग्य साथ नहीं देता है बोले। उपद्रुता, हमेशा परेशान रहते हैं, छोटे छोटे चीजों को लेके हमेशा परेशान रहते हैं, उपद्रुता इस तरीके से। तो शास्त्र में पहले बताया और वही हम देख रहे हैं अभी। उस तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना, अभी हम देखते हैं। तो शास्त्रों में बताया और बाद में जाके सही हो गया सब कुछ, मतलब वो सही था लेकिन हम मतलब वैज्ञानिकों ने उसको सही सिद्ध किया।
जैसे पौधों में जीवन होता है, पहले लोग मानते नहीं थे, कि वैज्ञानिक लोग बोलते थे अरे पौधों में कोई जान नहीं होती है, लेकिन बाद में ये साइंटिस्ट ने, जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया कि पौधों में जान होती है। अरे वो तो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखता है, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में, सब में जान होती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ के पेट में बच्चे का जन्म या बच्चा बड़ा कैसे होता है, पूरा भ्रूण विज्ञान अब भागवतम में 3-4 स्कंद में मिल जाते, इसका पूरा वर्णन आता है। हाँ, कि बच्चा कैसे, पहले दिन क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर कैसे बड़ा होता है, पूरा उसकी प्रक्रिया। वैज्ञानिक लोग बोलते थे अरे गाय का गोबर, किसी का भी वेस्टेज होता है, मलमूत्र, वो बेकार ही होता है जी, ऐसा बोलते थे साइंटिस्ट लोग। वो गाय का हो, घोड़े का हो, गधे का, वो सबका बेकार होता है। गाय का कोई गोबर अच्छा नहीं होता है, गाय का मूत्र भी बेकार होता है। लेकिन अभी 100-150 साल पहले वैज्ञानिकों ने जब पूरा शोध किया सब, तो सही मिला एकदम है। गौ माता गोपाल को बड़ी प्रिय है, तो गाय का गोबर देखेंगे, गाय का गोमूत्र देखेंगे, सब एकदम फर्स्ट क्लास, इतने सारे गुण है। तो ये कहाँ से मिला, ये शास्त्रों में लिखा था, आयुर्वेद में पहले से ही था ये सब कुछ चीजें। वास्तु शास्त्र ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, तो ये सब हमारे शास्त्रों में पहले से ही दिया है, हमारे वेदों में, उसमें सब में दिया है। जैसे ये है वैदिक गणित, तो उसमें गुणा भाग करना कितना आसान है, तो ये हमारे वैदिक गणित वेदों में पहले से दी हुई है। जैसे 1 2 3 इंटू 3 to 1 को गुणा करना है, तो 1 2 3 लाइन खींच दी, फिर 3 2 1 लाइन खींच दिया, फिर कितनी जगह कट कर रहा है, यहाँ पे 1 2 3 जगह कट कर रहा है, 3 लिख दिया। हाँ, यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है, दोनों को मिला के 2 और 3 5 लिख दिया। हाँ, और यहाँ पे कितना कट कर रहा है, इस तरीके से सबको जितनी जितनी जगह कट कर रहा है सबको लिख दिया। ये 3 3 6 2 8 हो गया। हाँ, और इधर इस तरीके से ये सबको जोड़ दिया, तो वहां से आ गया कि कितना गुणा करने पे कितना आएगा। तो यह है वैदिक गणित। अब एक कहानी देखते हैं हम, 6 अंधे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। तो ये सब चीजें हम देखेंगे, इतने सारे टॉपिक हम देखेंगे पूरे हमारे इसमें सेशन में। तो पहले एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं, 6 अंधे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये 6 व्यक्ति है और ये हाथी है, तो यहाँ पे 6 व्यक्ति जब हाथी को स्पर्श करेंगे, अंधे हैं, आंखों से तो दिखता नहीं है जी, तो जब वो हाथी को देखेंगे तो उनको क्या क्या महसूस होगा, मतलब क्या सोचेंगे कि हाथी कैसा होता है। तो 1 नंबर वाले की बात करते हैं पहले, वो क्या सोचेगा, हाथी का मतलब क्या होता है। प्रभु जी वो सोचेगा कि ये यानी सूंड जैसा होगा, जो गोल गोल आकार का है। हाँ, वैसे सोचेगा कुछ भाले जैसा, कोई त्रिशूल जैसा कुछ होगा। पहला व्यक्ति है एक्चुअली 5 एक सेकंड, जो सबसे पहले सूंड को जो पकड़ के रखा है, ट्रंक को, उसको क्या लगेगा कि ये तो सांप है। उसके बाद में ये पकड़ के जो रखा है उसको क्या लगेगा, 2 नंबर पे जाते हैं, उसके पूंछ को पकड़ के रखा है उसको क्या लगेगा, रस्सी। रस्सी, सही बात है। 3 नंबर पे आते हैं, उसके कान को पकड़ के रखा है, तो वो क्या सोचेगा, हाथी का मतलब क्या होता है। अरे हाथी का कान किसकी तरह होता है, जब वो चलता तो उसका कान ऐसे हिलता है ना, हवा देता है। प्रभु जी फैन जैसा। हाँ, फैन जैसे लगेगा उसको, पंखा देने वाला। ओके, 4 नंबर वाला को क्या लगेगा, वो पीठ को ऐसे टच कर रहा है उसको। दीवार। हाँ, दीवार। दीवार। दीवार, सही बात है, सार्थकपुर का सही जवाब है। 5 नंबर वाले को क्या लगेगा, जो इसके इसको पकड़ के रखा है, नुकुले दांतों को।
उसको कुछ नुकीला चीज भाले जैसा कुछ ऐसा लगेगा, है ना, तीर है जैसे ऐसा। और 6 नंबर वाले को क्या लगेगा? खंबा। हाँ, खंबा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं पेड़ का ठूंठ, पेड़ का जो तना होता है। तो क्या इन सबसे पूछेंगे, देखो जी बताओ कि हाथी का मतलब क्या होता है, तो सब लोग अलग अलग बताएंगे। कोई बोलेगा अरे प्रभु हाथी का मतलब होता है एक सांप, या एक तीर होता है, या एक हवा देने वाले पंखा होता है? कोई बोलेगा कि प्रभु हाथी का मतलब तो ये होता है एक दीवार होता है, या पेड़ का ठूंठ होता है, पूंछ होता है। तो क्या सत्य है क्या? या आंशिक सत्य है कि हाथी उस जैसा होता है, उस जैसा होता है, लेकिन पूर्ण रूप से तो सत्य नहीं है ना। जिसके आंखें हैं वो देख पाएगा, अरे हाथी का मतलब ये होता है जी, ये होता है, ये होता है, पूरा ऐसा। संपूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं। किसी को पता है नॉलेज लेने के, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक तो लिखा ही है यहाँ पे। सबूत। हाँ प्रभु जी, यानी देखकर, सुनकर और हाँ पढ़कर। हाँ, ये सभी आ जाएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण में। प्रत्यक्ष मतलब सामने देख कर, सारे इंद्रियों से जो हम ज्ञान लेते हैं, रूप, स्पर्श, गंध, हाँ, इस तरीके से 5 इंद्रियों से जो 5 हम इंद्रिय स्पर्श जो है, हाँ, तो वो सब सभी आ जाएंगे। उनसे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आ जाएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाएंगे। और कोई प्रमाण जिससे हम ज्ञान लेते हैं, और कोई तरीका है जिनसे हम ज्ञान ले सकते हैं? और क्या तरीका हो सकता है कि जिनसे हम ज्ञान ले सकते हैं आसपास का ये सब? जैसे मान लीजिए अभी आपके घर के बाहर एक विस्फोट हो जाए, मान लीजिए, हाँ, तो आप क्या सोचेंगे? कुछ कुछ लगाएंगे, अरे क्या हुआ, किसी ने पटाखा फोड़ा क्या, या बम ब्लास्ट हो गया क्या, है, या कोई गिर गया क्या, है? तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से सोचेंगे ना, तो उससे भी आपको ज्ञान मिल रहा है ना। उसको क्या बोलेंगे? कौन सा अनुमान। अनुमान अनुमान। प्रभु जी। अनुमान। या वो है अनुमान प्रमाण। और तीसरा क्या हो शब्द सकता? प्रमाण। शब्द प्रमाण, जो कि शास्त्रों से। तो अभी हम देखते हैं ये क्या होते हैं जी। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध। तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण एकदम सही है क्या, परफेक्ट है क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण से जो भी हमें ज्ञान मिलता है वो सब सही है क्या? सही होता होगा ना, जो जो हमें ज्ञान मिलता है प्रत्यक्ष प्रमाण से। आंखों से देखा है, तो आंखों से देखा मतलब तो सही देखा होगा ना, जो ज्ञान मिला सही मिला होगा ना। क्या लगता है? यस प्रभु जी। सही होता है लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं होता है, हम देखेंगे। पूर्णतया सही नहीं होता, गारंटी नहीं कि पूर्णतया सही हो। अरे प्रभु, हमने जो आंखों से देखा है, कानों से सुना है ना, गलत कैसे हो सकता है? सही होगा वो तो। हाँ, गलत हो सकता है। अभी देखते हैं कैसे। क्या देखना मतलब विश्वास करना? अरे मैंने आंखों से देखा है, देखिए मैंने आंखों से पटरियों को देखा, वो आगे जाते जाते देखो आपस में मिल रही है, ऐसा लग रहा है, देखो आंखों से देख रहा हूं मैं, वो जाके आगे जाके वो पटरियां मिल रही है। तो क्या वास्तव में मिल जाती है क्या पटरियां? नहीं मिलती है ना, ऐसा लगता है कि वो पटरियां देखो दूर जाके आपस में मिल गई है, देखो मतलब एकदम आंखों से देखा हुआ भी गलत हो सकता है जी। आंखें भी धोखा खा सकती है। अरे मैं आंखों से देख रहा हूँ, देखो इस कांच में मेरी कितनी हाइट है, अरे इस कांच में इतनी छोटी हाइट है? विकृत प्रतिबिंब आंखों से देखा हो तो गलत हो गया ना, उतनी हाइट तो है ही नहीं। ये हमने देखा, अरे पेंसिल रखा हमने उसमें ग्लास में, तो पेंसिल मुड़ी हुई दिख रही है, मतलब पेंसिल टूट गई जी बीच में। ऐसा क्यों होता है? अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन।
तो ये हम विज्ञान में है, स्कूल में पढ़ते हैं ऐसा। तो आंखों से दिखता है वो तो सही नहीं होता ना। ये क्या है? मरीचिका क्या होती है? कि प्रभु जी आपको ऐसा जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आपको ऐसा विजुअलाइज होता है कि आगे पानी है। यस। भ्रम होता है प्रभु जी, भ्रम। ब्रह्म। सही बात है। तो ऐसा लगता है जी, देखो जी आगे पानी आ गया, पानी ऐसा, पानी रोड पे पानी है पानी कुछ होता ही नहीं है वहां पे, खाली वो है मरीचिका जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला? हम भौतिक इंद्रियों जैसे आंख, नाक, कान आदि का उपयोग करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं जी। हाँ, आंखों का तो हमने देख लिया, क्यों? इसको क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई पूर्ण ज्ञान? तो आंखों का तो हमने देख लिया, आंखें कैसे धोखा दे रही है। क्योंकि हमारे पास 4 दोष है। 4 दोष क्या क्या है, किसी को पता है? अपूर्ण इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रिया, तेजपाल प्रभु ने बताया अपूर्ण इंद्रिया। और कोई? त्रुटि करना। हाँ, अपूर्ण इंद्रिया होगी तो उससे क्या करेंगे हम? गलती करेंगे। जैसे अभी आंखें क्या है? अपूर्ण है ना। तो उनसे लग रहा है ना कि वो पटरिया जाके मिल जाएगी, पेंसिल टूटी हुई है, रोड रोड के ऊपर पानी है। तो आंखें क्या परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो उसके कारण क्या? अपूर्ण इंद्रिया। उसके कारण क्या? हम गलती करेंगे, त्रुटियां होगी। उससे क्या होगा? पहले त्रुटि नहीं करेंगे, पहले भ्रम में पड़ेंगे हम। हमारी पहले अपूर्ण इंद्रिया है, उसके कारण हम भ्रम में पड़ेंगे हैं कि सही है कि गलत है, अरे पटरिया मिलेगी कि आगे जाके नहीं मिलेगी, तो हम भ्रम में आ जाते हैं। और भ्रम में आके फिर क्या? गलत त्रुटियां करते हैं फिर हम। और फिर त्रुटि को छिपाने के लिए क्या करते हैं? उन त्रुटियों को छिपाने के लिए गलतियां करते हैं फिर। तो इस तरीके से 4 दोष होते हैं। त्रुटिपूर्ण इंद्रिया, भ्रम में रहना, गलतियां करने का, और गलतियों को छिपाने के लिए क्या क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, होती है कि नहीं होती है? अभी हम देखें कि सारे हमारे इंद्रियां कैसे अपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। उनसे हम भ्रम में आ जाते हैं जी, फिर उससे गलतियां करते हैं जी हम लोग। फिर गलतियों को छिपाने के लिए, नहीं मैंने गलती नहीं की, ऐसा है ना, उस छिपाने के लिए भी हम धोखा देते हैं ऐसा। ओके, त्रुटिपूर्ण इंद्रिया। हम आंखों का तो देखा हमने, हमारी आंखें अंधी है। अरे अरे प्रभु क्या क्या बोल रहे हैं? अंधी है हमारी आंखें, आंखों से तो देखते हैं हम नहीं। देखो जी, हम एक ही कुछ रेंज है, परिसर है, उसमें हम देख सकते हैं 400 से 400 मिलीमीटर। देखो ये सब इतने रेंज होता है पूरा, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, ये सब होते हैं। लेकिन उसके बीच में केवल इतनी सी दूर की चीजें है ना, इतनी सी ही रेंज में हम खाली देख पाते हैं विजिबल लाइट है। तो बहुत सारी चीजें हमें दिखती नहीं है, वो छोटी चीजें होती है ना, दिखती नहीं है। माइक्रोस्कोप लगा के ऐसे देखना पड़ता है, वो बड़ा करके दिखाता है। जैसे दही का आप देखते हैं ना, दही को जब देखा जाता है तो उसमें ऐसे बड़ा करके जब उसको देखते हैं जूम करके, तो उसके अंदर लैक्टोबैसिल्स नामक जीवाणु होते हैं, है ना। तो ऐसे कीड़े कीड़े भागते भागते देखेंगे फिर दही खाएंगे नहीं कभी। तो इस तरीके से हमारी आंखें देख नहीं पाती है पूरा। तो कुछ ही रेंज में हम देख पाते हैं। तो हमारे आंखें क्या है, त्रुटिपूर्ण हुई या नहीं हुई? समझ में आया जी ये तो हमें। दूसरा क्या, हमारे कान बहरे। अरे प्रभु कान कहाँ से बहरे? कानों से तो सुनते हैं हम। नहीं नहीं जी, हम पूरा नहीं सुनते हैं, कुछ ही रेंज का, कुछ ही परिसर का हम सुन पाते हैं ऐसा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, देखिए जब भूकंप आता है ना, तो कुत्ते बिल्लियों को उनको पहले ही पता चल जाता है, वो भागने लगते हैं इधर उधर। सांप निकल जाते हैं पहले से ही, सांपों को पता चल जाता है भूकंप आता है, तो वो बिल से बाहर निकल जाते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके सुनने की क्षमता ज्यादा है, उनको जो वाइब्रेशन कंपन होते हैं पहले ही पता चल जाते हैं। तो हम खाली 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज में, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, इस परिसर में ही, इस सीमा में ही हम सुन सकते हैं। उसके बाहर हमें कुछ न तो सुनाई देता है, हम बहरे होते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके मतलब एक सीमा में ही हम सुन पाते हैं, उसके बाहर बहरे ही होते हैं हम। बहुत ज्यादा तेज आवाज होती है तो हम नहीं सुन पाते, बहरे होते हैं हम। बहुत कम होती है तो भी हम सुन नहीं पाते ऐसा।
इंफ्रासाउंड को हम सुन नहीं पाते, अल्ट्रासोनिक साउंड को हम सुन नहीं पाते। तो इस तरीके से होता है। अच्छा, मतलब हम आंखों से भी अंधे हैं, कानों से भी बहरे हैं, एक सीमा के बाहर। अच्छी बात है। अच्छा, तो अभी क्या है, यदि इंद्रियों की सीमाएं हैं तो हम दुनिया का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपकरणों का उपयोग कर सकता हूँ। बोले ठीक है, आंखों की सीमा है तो क्या हम टेलीस्कोप लगा लेंगे, माइक्रोस्कोप लगा लेंगे, इस तरीके से दूर की वस्तु देखने के लिए ऐसे देख लेंगे, है ना, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इन सबका उपयोग कर लेंगे, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का। तो क्या दिक्कत है जी, कोई बोल सकता है ना? तो भले ही हम माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप सब कुछ लगा ले, लेकिन अंत में तो हम देखेंगे किसके, आंखों से ही देखेंगे ना, आंखें तो अपूर्ण है ना। तो कुल मिला के पूर्ण जो सत्य है उसको हम नहीं देख पाएंगे कभी भी। ये नोबेल पुरस्कार विजेता ये क्या बोल रहे हैं? सला प्रभु जी, आप पढ़ सकते हैं क्या? जी, हाँ जी। भले ही हम सितारों की तस्वीर लें, अंततः हमें अपनी इंद्रियों से ही देखना होगा कि फोटो क्या दिखाता है। इसके अलावा हमारी इंद्रियों के बिना हम एक कैमरा नहीं संभाल सकते। तीसरा पॉइंट है, भले ही हम यंत्रों द्वारा प्रवर्धित परिष्कृत हों, ज्ञान हमारी अपूर्ण इंद्रियों से अधिक परिपूर्ण नहीं है। यस। तो ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता है भौतिक विज्ञानी यूजीन विग्नेर, ये बता रहे हैं कि हम कितना ही सब कुछ कर ले, लेकिन माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ये सब लगा लिया हमने, लेकिन देखना तो पड़ेगा आंखों से ही, और आंखें तो त्रुटिपूर्ण है। तो इंद्रियों से ही हम कैमरा संभालते हैं, सब कुछ छोटा बड़ा कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, परिष्कृत कर लेते हैं, लेकिन इंद्रिया अपूर्ण है। तो हम जो भी आविष्कार करेंगे, वैज्ञानिक हो कोई भी हो, हम जो भी आविष्कार करेंगे वो भी त्रुटिपूर्ण ही होगा। ये हमने देखा जी अभी। अब उससे क्या होता है, हम भ्रम में कैसे आ जाते हैं जी, पहला है भ्रम में आना। तो इसमें यहाँ से क्या समझ में आया इस पिक्चर से, इसमें गुलाब जामुन है, सार्थक प्रो क्या समझ में आया? गुलाब जामुन खा के जब हम संतरा खाते हैं ना, तो उसका कैसा स्वाद आता है? खट्टा। खट्टा। जीवा का देख रहे हैं हमने आंखों का देख लिया, कानों का देख लिया, अब हम जीवा का देख रहे हैं। और नींबू खा के संतरा खाएंगे तो मीठा लगेगा, लेकिन चीज तो एक ही है ना। मीठा। हम तो मतलब चीज तो एक ही है, संतरा, वो एक बार खट्टी लग रही है, एक बार मीठी लग रही है, ऐसा क्यों जी? क्योंकि पहले हमने गुलाब जामुन खा लिया, फिर संतरा का वो नींबू खाया है। तो हमारी जीभ क्या है, अपूर्ण है, एक ही चीज को देखो जी अलग अलग बता रही है। देखो जी ये खट्टा है, वो ये बोल रहा है मीठा है, इस तरीके से। त्वचा है, गर्म हाथ, पहले हमने हमारा हाथ गर्म हाथ था, ये एक साधारण पानी है, ठीक है। पहले हमारा हाथ गर्म पानी में था, फिर उस नॉर्मल पानी में हम हाथ डालेंगे, है तो उसमें कैसा लगेगा? वो पानी ठंडा लगेगा। और हमारा हाथ पहले बर्फ में था मान लीजिए, अब उस साधारण पानी, नॉर्मल पानी में हाथ डालेंगे तो क्या लगेगा? वही पानी है, सेम ही पानी है, लेकिन वो गर्म लगेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है, सर्दियों में दिखता है। हम नॉर्मल पानी भी होता है तो एकदम सही लगता है कि हाँ गर्म पानी है, ऐसा। तो इस तरीके से हमारी जीवा भी क्या है, त्रुटिपूर्ण है जी। हमारी त्वचा भी क्या है जी, त्रुटिपूर्ण है। एक और आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, उसमें आपको बताना है, प्रत्येक चित्र को देखने के कम से कम 2 तरीके हैं, जो इस बात में करता है कि आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं। ओके, कुछ फोटोज आपको दिखाते हैं, आपको बताना है कि इस फोटो में क्या है। इस फोटो में बताइए आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है सार्थक ब्रो? प्रभु जी, एक लड़की है। एक लड़की है, मतलब जवान है कि बूढ़ी है? प्रभु जी जवान है। जवान है, मेरे को तो बूढ़ी दिख रही है। आपको जवान कैसे दिख रही है? किसको बूढ़ी औरत दिख रही है इसमें? किसी भक्त को दिख रही है यहाँ पे बूढ़ी औरत?
दोनों चीज दिख रही प्रभु जी, एक लड़की भी दिख रही है, एक बूढ़ी औरत भी दिख रही है। बहुत अच्छी पेंटिंग, हाँ, बहुत अच्छी है। तो सही बात है। अब लड़की कैसे देखेंगे? छोटी लड़की, युवा लड़की का कैसे देखेगी? ये उसकी आंखें हैं, ये उसका नाक है, ये उसकी ठोडी है, ऐसे करके ऐसे, ये उसका गला आ गया फिर ऐसे नीचे। ये हो गई युवा लड़की। और बूढ़ी औरत कैसे देखेंगे आप? ये बूढ़ी औरत का ये नाक है, ये नाक का नथुना है ना। ये बूढ़ी औरत का मुख है, ये बूढ़ी औरत की ठोडी है, ये बूढ़ी औरत के बाल है सफेद सफेद पूरे। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया? अरे बूढ़ी औरत भी है इसमें तो, अरे इसमें तो जवान औरत भी है, जवान लड़की भी है। तो क्या ये भ्रम है? भ्रम में डाले ना। कोई बोलेगा बहस करने लग जाएंगे, नहीं इसमें तो यही है। इसमें कई बार बहस करते हैं कि नहीं करते? दोनों सही होते हैं व्यक्ति, लेकिन दोनों बहस करते, देखो जी इसमें ये है, वो बोलेगा ये है, लेकिन हाँ दोनों ही सही है भैया, दोनों का ही ठीक है। इस तरीके से। इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ऐसे? त्रिभुज मतलब 3 भुजाएं जिसकी होती है ऐसा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ बनाया नहीं है, त्रिभुज बनाया नहीं है, हमें खाली हाँ ऐसे काट के ऐसे रख दिया तो हमें लग रहा है कि त्रिभुज है, लेकिन त्रिभुज है नहीं वास्तव इसमें। इसमें क्या दिख रहा है आपको इस फोटो में? प्रभु जी दो ओल्ड, यानी एक ओल्ड कपल है और एक यंग कपल है। ओके, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक बूढ़ी माता जी है। उसके अलावा कुछ और दिख रहा है? प्रभु जी यंग, एक गिटार यंग बजा जोड़ा रहे भी हैं। है, हाँ, एक यंग कपल भी है। यंग कपल भी है। कपल कहाँ दिख गए आपको? यंग कपल तो नहीं है। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, वो वीणा बजा रहा है, दिख रहा है? ये उसके हाथ है, हाँ हाँ, ये वीणा लिया हुआ है, गिटार बजा- यहाँ पे बैठा है, गिटार बजा रहा है सर। और यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, यंग कपल हो सकता है, सही बोल रहे हैं साथी को, हो सकता है माता जी हो ये। तो ये औरत एक यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है, या औरत है कि प्रभु है, जो भी है। तो ये जो जो दांत जो दिख रहे हैं ना आपके, उसकी वो कमर है ये ये उसके टांग है ये। और एक बोतल लेके रखा है इसमें पास में है, बोतल है। और उसका एक गेट है, ये महल है, और महल से बाहर आ रही है एक औरत है। तो इस तरीके से एक ही पिक्चर है, लेकिन अलग अलग चीजें दिख रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है? भ्रम। इसको बोलते हैं इल्यूजन। इम्परफेक्ट सेंसेस, उससे क्या आता है? इल्यूजन, भ्रम आता है। इस पिक्चर में कुछ खास दिख रहा है आपको? प्रभु जी Yes, पिक्चर मूव प्रभु होती जी, हुई दिख रही है। हाँ प्रभु जी पिक्चर, पिक्चर मूव होती हुई दिख रही है। लेकिन वास्तव में मूव हो रही है क्या? नहीं हो रही, खाली वो आंखों से लग रहा है ऐसे कि मूव हो रही है। यहाँ बीच में ऐसे देख रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ ऐसे ऊपर उठ के ऐसे आ रहे हैं ये। तो ये भ्रम के कुछ उदाहरण है। इसमें कुछ खास लग रहा है? हाँ, एक दूसरे को ऐसे प्रभु आपस जी में, ऐसा लग रहा है ये घूम रहे हैं। हाँ घूम रहे हैं। एक को देखने में दूसरे को देख रहे थे, ऐसे लग रहा है घूम रहे हैं, लेकिन वास्तव में घूम रहे हैं क्या? नहीं घूम रहे, वो तो सब स्त्री है। इसमें क्या दिख रहा है? प्रभु जी इसमें भी ये दिख रहा है कि ये घूम रहे हैं। बीच में देख के ऐसे बाहर की तरफ देखेंगे तो हाँ, बाहर से अंदर देखेंगे या अंदर से बाहर देखेंगे तो ऐसे घूमते हुए दिखेंगे। मतलब दूर और पास जाएंगे ना, तो इस डॉट पे ध्यान लगाओ, है ना, इस पे बीच पे डॉट पे ध्यान लगाओ, और पास में आओ, इसको, इस फोटो के पास में आइए, हैं, और या दूर जाइए, तो ये क्या हिलते हुए दिखेंगे ऐसे। प्रभु जी हिलते हुए दिख रहे हैं। तो बताइए किस साइड में घूम रहा है, कौन सा? प्रभु जी अंदर वाला राइट साइड पे घूम रहा है और बाहर वाला लेफ्ट साइड में। इसमें बीच पे डॉट पे ध्यान लगा के फिर देखेंगे ना, फिर पास में आएंगे तो अंदर वाला कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। पास में आएंगे तो हाँ, तो ठीक है, ऐसे कुछ घूम रहा है, देख लेना आप। तो हमारी सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति क्या है? भ्रमित होना। पहले हमने देखा किस तरीके से सारी इंद्रिय क्या है, त्रुटिपूर्ण है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से त्रुटियां होने से भ्रम में आते हैं ना। आंख, नाक, कान, जीवा, ये सब क्या है? सब में इम्परफेक्ट है ये सब। तो उसके कारण हम क्या करते हैं? भ्रम में आ जाते हैं।
और भ्रम में आने के कारण क्या करते हैं जी, हम गलती करते हैं। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक लोग पहले क्या बताए थे कि मस्तिष्क का काम होता है खून को ठंडा रखना है, कि हमारे शरीर में एक ये ग्रंथि होती है, ये बेकार है, कोई काम की नहीं, लेकिन ये बहुत काम की चीज, आगे जाके पता चला। एक कांस्टेंट बनाया कि ये कांस्टेंट है, स्थिर है, लेकिन इसकी वैल्यू बार बार बदल दी उन्होंने। तो अनुसंधान कार्य में इतने सारे वैज्ञानिक लोग गलतियां क्यों कर दी है? क्योंकि उनकी इंद्रिया अपूर्ण है, उसके कारण वो भ्रम में आ जाते हैं। वो एक बोलता है डार्विन नाम का वैज्ञानिक, अरे हम तो बंदरों से आए। प्रभुपाद जी बोलते थे तू आया होगा बंदर से, हमारे तो पूर्वज भगवान रामचंद्र हैं, भगवान श्री कृष्ण थे बोले। और वो बोलता है कि बंदर से कैसे आए इंसान, तो इंसान और बंदर के बीच में उसने झूठ मूठ में ही ऐसे कुछ कुछ कंकाल ऐसे बना दिए। और हम विज्ञान में पढ़ते हैं 9th-10th क्लास में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, राजस्थान बोर्ड में, एमपी बोर्ड में। तो लेकिन ये ऐसा वास्तव में है नहीं। ऐसे लापता कड़ी कुछ थी नहीं, उसने वैज्ञानिक झूठ मूठ में बना दिया था। तो ये क्या, वैज्ञानिकों ने धोखा दिया, ऐसे पहले गलती किया, फिर गलती को छिपाने के लिए उन्होंने धोखा दिया। ये था और ये था, ये बीच की, मतलब इंसान आया, बोले बंदर से इंसान आया, तो उसके बीच का भी कुछ मिलना चाहिए ना सबूत। तो बीच का कोई कंकाल उनको मिला ही नहीं। उन्होंने ऐसे धोखा देने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए डार्विन ने और सभी ने ऐसे ऐसे बना दिए। बाद में पता चला कि उसी कंकाल से उन्होंने ये दो बीज के ये बनाए हैं। घिसा हुआ मानव जबड़ा और वानर खोपड़ी, वानर से मानव के विकास को साबित करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो इसमें पूरा बताया है। तो ये था प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ पे खत्म करते हैं, ये भी समय होने वाला है। तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में आज क्या क्या देखा? नॉलेज प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या क्या देखा? 4 चीजें देखी हमने प्रत्यक्ष प्रमाण में। वही 4 चीजें देखी। हाँ बताइए क्या देखी 4 चीजें? प्रभुजी, एक मिनट प्रभुजी, मैंने नोट बनाया। पहला क्या होता है, हमारी इंद्रिय क्या है? दिख तो नहीं रहा। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये सब क्या है? हाँ, अपूर्ण है सबकी। हाँ, एक सीमा के बाहर हम अंधे हैं जी। अपूर्ण इंद्रिय, गलतियां, भ्रम नहीं। में रहना, धोखा। हाँ, तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण क्या, हम भ्रम में आ जाते हैं। बहुत सारे पिक्चर्स हमने देखी ना, अलग अलग चीजें दिख रही है सेम चीज में, कुछ है ही नहीं, फिर भी लग रहा है कि वो है। तो हम